ओके, तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज विच द लॉ विल इन्फोर्स। दो पार्टीज हैं, उनके बीच में एक अग्रीमेंट जो कि लॉ आपका इन्फोर्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, जैसे मनीष है और सुरेश है। मनीष को सुरेश की लैंड खरीदनी है और सुरेश अग्री कर रहा है कि हाँ तुम खरीद लो। तो मनीष और सुरेश में अग्रीमेंट हो रहा है और ये लॉ इन्फोर्स करेगा कि किस तरह से इनका फर्दर प्रोसीजर होगा, किस तरह से वो पे करेगा, क्या क्या है वो सब बात की बात है। बट लॉ विल एनफोर्स दिस अग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक अग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज विच द लॉ विल एनफोर्स। जो हमारा सेक्शन 2H होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है एज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये जो डेफिनेशन थी ये पोलॉक्स की डेफिनेशन पे बेस्ड थी। पोलॉक्स ने कहा कि हर अग्रीमेंट और प्रॉमिस जो कि लॉ इन्फोर्स कर दे उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एवरी अग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हर कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट्स होते हैं, वही जो अभी हमने डिस्कस करे वही दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है अग्रीमेंट, एक होता है इन्फोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। दोनों पार्टीज को अग्री करना चाहिए और दोनों ही ये जो अग्रीमेंट है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अब बात करते हैं, इतनी देर से मैं अग्रीमेंट अग्रीमेंट कर रही हूँ, तो अग्रीमेंट एक्चुअली में होता क्या है? अग्रीमेंट होता है जब किसी भी चीज़ के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। एक पार्टी कोई ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी वो एक्सेप्ट कर रही है ऑफर को, तो ये होता है अग्रीमेंट। जैसे कि मनीष और सुरेश हैं, फिर से उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। मनीष जो है वो सुरेश की लैंड खरीदना चाहता है। तो मनीष जो है वो सुरेश को ऑफर करेगा कि देख भाई, मैं ना तुझे 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी लैंड खरीदना चाहता हूँ। अब सुरेश को लगेगा कि हाँ नहीं ये ऑफ़र अच्छा है, तो सुरेश उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हो गया अग्रीमेंट। दो पार्टीज थी, एक ऑफ़र देने वाली और एक ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाली। तो फिर से देखते हैं, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली एक अग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में जो लॉ इन्फोर्स करेगा। सेक्शन 2H की डेफिनेशन थी, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। पोलॉक्स की डेफिनेशन से बेस्ड थी ये। फिर दो एलिमेंट्स थे, अग्रीमेंट होना था, एनफोर्सिबिलिटी होनी थी लॉ के थ्रू। अग्रीमेंट था जिसमें दो चीज़ें होती हैं, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है। एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम लोग आते हैं नए टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉन्सेंसस एड इडम। कॉन्सेंसस एड इडम जो है ये आपकी एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स ऑफ द पार्टीज। कोई भी अग्रीमेंट तब होता है जब दो पार्टीज का आपस में माइंड मैच कर रहा होता है। जब तक वो दोनों एक ही चीज़ नहीं सोचेंगे तब तक वो किसी चीज़ पर अग्री नहीं करेंगे। इसीलिए कोई भी अग्रीमेंट होने के लिए उससे प्रायर, मतलब उससे पहले कॉन्सेंसस एड इडम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉन्सेंसस एड इडम का एक एग्जाम्पल लिया मैंने। ये देखिए, ए है और उसके पास दो घोड़े हैं, दो हॉर्सेस हैं। एक का नाम है राजहंस और एक का नाम है हंसराज। ए जो है वो राजहंस बेचना चाहता है बी को, लेकिन बी को लगता है कि वो हंसराज खरीद रहा है। इसका मतलब इन दोनों के माइंड मैच नहीं हो रहे हैं, तो कॉन्सेंसस एड इडम नहीं हो रहा है इन दोनों में। जब कॉन्सेंसस एड इडम नहीं हो रहा है तो अग्रीमेंट भी नहीं हो रहा, और अग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट्स थे, अग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और अग्रीमेंट होने के लिए कॉन्सेंसस एड इडम बहुत इंपॉर्टेंट था, दोनों के माइंड मैच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, ए राजहंस बेचना चाहता था, बी हंसराज खरीदना चाहता था, दोनों में अग्रीमेंट ही नहीं हुआ, कॉन्सेंसस एड इडम नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर, जो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट तब बनता है जब वो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो करता है। अब वही एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं हम लोग इनकी बात करने जा रहे हैं। टोटल 9 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एक एक करके उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दो पार्टी होती हैं, एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। तो जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा तभी एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, अगर हम ऑफ़र की बात करें तो ऑफ़र बहुत ज़्यादा डेफिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहा कि देखो मैं तुमको अपनी बाइक दे दूँगा और उसके बाद जब खरीदने लगे बंदा तो आप कहें नहीं बाइक की तो बात ही नहीं हुई थी, मैं तो अपनी साइकिल की बात कर रहा था। तो ऐसा नहीं होता है, ऑफ़र बहुत ज़्यादा डेफिनेट होता है।
आप बाद में अपनी बात से मुकर नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। और एक्सेप्टेंस की जो बात होती है, तो एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होती है। अगर आपने एक्सेप्ट करा है कि आप बाइक को इसी कंडीशन में ले रहे हैं, तो बाद में आप अपनी बात से मुकरे नहीं। आपने एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल फॉर्म में उस चीज़ को एक्सेप्ट करा है। और जिस तरह से अगर मोहित आपको आपकी बाइक बेच रहा है, अपनी बाइक बेच रहा है, और मोहित कहता है कि मुझको पैसा जो है वो कैश में ही चाहिए, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको चेक या कुछ और दें, ऑनलाइन पेमेंट करें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर उसने कहा है कि आप उसको कैश दें, तो फिर वो कैश में ही लेगा। तो एक्सेप्टेंस जो है, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ठीक है, अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कोई भी जब दो पार्टीज़ एक अग्रीमेंट में आते हैं, तो उनका एक इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। अगर ये इंटेंशन नहीं है उनका, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी दो पार्टीज़ हैं, जब तक वो ये इंटेंट नहीं करेंगे कि एक लीगल रिलेशनशिप आपस में क्रिएट करें, जो मतलब वही है जो पहले सेकंड एलिमेंट हमने पढ़ा था, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वही है लीगल रिलेशनशिप। ऐसी रिलेशनशिप जो लॉ इन्फोर्स करे। तो जब तक वो तैयार नहीं होंगे एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा, जो डोमेस्टिक नेचर के अग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल या डोमेस्टिक नेचर के, वो लीगल रिलेशनशिप में काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त है और वो आपसे कहता है कि मुझसे ना पब में आके कल को मिलना, और आप कहते हैं हाँ ठीक है मैं मिल लूँगा, फिर किसी वजह से आप कल को नहीं जा पाते हैं, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी थी जाना, लेकिन आपकी लीगल ड्यूटी नहीं थी। वो आपको सू नहीं कर सकता इस बात पे कि इसने मुझसे कहा था पब में मिलने आएगा और नहीं आया। तो ये आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मॉरल है, मोरालिटी के फॉर्म में है कि आपको अपने दोस्त से मिलने जाना चाहिए था, बट आप किसी वजह से नहीं जा पाए, तो ऐसा नहीं है कि वो आप पे कोई लॉ के थ्रू एक्शन ले पाएगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं, वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं। हमेशा आपके जो लॉ से इन्फोर्स होंगे, वही एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। फिर आपका जो थर्ड पॉइंट होता है, वो होता है लॉफुल कंसिडरेशन। तो पहले कंसिडरेशन का मतलब समझते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि एक एडवांटेज या बेनिफिट जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे जाए। अगर हम लोग इसको सिंपल वर्ड्स में कहें, तो समथिंग इन रिटर्न। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको रिटर्न में कुछ दे। यही होता है कंसिडरेशन। हर बंदा, कोई भी ऐसे चैरिटी, बहुत कम ही लोग होते हैं जो चैरिटी करते हैं, कोई चैरिटी नहीं करना चाहता है, तो हर कोई चाहता है कि हमको इन रिटर्न कुछ बेनिफिट मिले। यही होता है आपका कंसिडरेशन। कोई भी अग्रीमेंट लीगली तभी इन्फोर्सेबल होता है जब दोनों पार्टीज कुछ देती हैं और कुछ लेती हैं, मतलब आदान प्रदान होता है किसी चीज़ का, तभी वो अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल माना जाता है। अच्छा, ये जो है कुछ लेना या देना, ऐसा हमेशा नहीं होता कि कैश या काइंड में ही हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब सामने वाला आपको पैसा दे रहा है तो ये आप अग्रीमेंट वो माना जा रहा है। ऐसा नहीं है। अग्रीमेंट जो है वो एक एक्ट हो सकता है कि उसने आपको कुछ दिया और आपने कहा कि तुम मुझे ये दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, और वो मान जाए, तो ये भी एक अग्रीमेंट में आएगा। या फिर एब्सटिनेंस होती है, मतलब कि एब्सटेन करना, मतलब कि रुकना किसी चीज़ को करने से। तो वो कहता है कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ, लेकिन इन रिटर्न तुम ये चीज़ करना छोड़ दो। ठीक है, तो ये एब्सटिनेंस भी आपके उसमें ही काउंट होगा, कंसिडरेशन में। फिर आप प्रॉमिस कर सकते हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ये भी कंसिडरेशन में आ जाएगा। ये पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तीनों में ही हो सकता है, लेकिन रियल और लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, तुम किसी इंसान का खून कराओ, तो ऐसा नहीं है। लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। जो आप इन रिटर्न ले रहे हो या कर रहे हो, वो हमेशा लीगल और लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल होने के लिए, इसीलिए लॉफुल कंसिडरेशन भी एक एसेंशियल एलिमेंट में आता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो आपका नेक्स्ट यानी कि फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज या फिर कॉम्पिटेंसी। मतलब कि जो हमारा जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आने के लिए पार्टीज केपेबल भी तो होनी चाहिए। अगर आप केपेबल ही नहीं हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आ पाओगे किसी से। अब कैपेबिलिटी की क्या क्या वो होती हैं,
तो बेसिकली 3 आपके कॉम्पिटेंट होने के वो होते हैं। एक होता है एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो माइनर नहीं होना चाहिए। अगर वो 18 ईयर्स ऑफ एज से कम है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है। फिर होता है पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, सही दिमाग का बंदा होना चाहिए। आप गलत दिमाग वाले बंदे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में वो लॉफुली चैलेंज किया जा सकता है कि आपने इनको ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया और ये सेन माइंड के नहीं है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट उसी बंदे से वैलिड होता है हु इज़ ऑफ साउंड माइंड। फिर आता है तीसरा पॉइंट, द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। मतलब जो लॉ जिस कंट्री में वो रह रहा है, जो उस पर लॉज लग रहे हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंग वो बंदा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। हर कंट्री के कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं और वो लॉज जो हैं एक इंसान को कुछ करने या ना करने के लिए अलाउंस देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस पर लॉफुली कुछ ऐसा एक्शन हुआ हो पास्ट में जिसकी वजह से वो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि सामने वाला कॉम्पिटेंट है कि नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और फ्लॉज क्या क्या हो सकते हैं, वही जो मैंने अभी बताया। माइनॉरिटी मतलब छोटा है वो एज में 18 से। ल्यूनेसी मतलब सही दिमाग का नहीं है, पागल है। इडियोसी बेवकूफ़ सा है। ड्रंक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा पिए हो और आप उससे कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें कोई, वो भी वैलिड नहीं माना जाता। अगर कोई पार्टी इनमें से किसी फ्लॉ से सफ़र कर रही होती है तो अग्रीमेंट जो है वो लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं माना जाता और हेंस वैलिड नहीं होता है वो कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए ये सारे फैक्टर्स को चेक कर लेना चाहिए किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले। फिर आता है आपका फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट। ये 5th एसेंशियल एलिमेंट है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टी की कंसेंट तब फ्री मानी जाती है जब वो सेम माइंड के होते हैं ऑन ऑल द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी मटेरियल टर्म्स हैं उन सब पे दोनों पार्टीज़ का सिमिलर माइंड होना चाहिए। उनकी कंसेंट तभी फ्री और जेन्युइन मानी जाती है। आपकी फ्री कंसेंट जो है वो एब्सेंट कब मानी जाएगी, जब आपको कोर्शन मतलब ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाया जा रहा हो, आपसे कॉन्ट्रैक्ट ज़बरदस्ती साइन करवाया जा रहा है तो आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अब किसी तीसरे बंदे की बात में हाँ आकर आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो भी आपकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी। फ्रॉड, धोखाधड़ी हुई आपके साथ, आपको बताया कुछ और गया और हुआ कुछ और, तो उसमें भी आपकी कंसेंट नहीं हुई ना। फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि कुछ और दिखा के उन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लिया, तो ये हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन। था कुछ और दिखाया कुछ, तो ये आपके इसमें भी आप अग्री ही नहीं, आप ऑब्वियसली अग्री नहीं कर रहे थे तो फ्री कंसेंट आपकी एब्सेंट थी। तो ऐसे केसेस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि आपकी कंसेंट नहीं थी उसके मटेरियल टर्म्स पे। आपका जो 6th पॉइंट है वो है लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो आपका अग्रीमेंट है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए। अगर आपने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपका सामने वाले के बंदे से पूरा अग्रीमेंट है लेकिन इलीगल है या इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। कोई भी लीगल फ्लॉ है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है इट वुड नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। आपका नेक्स्ट यानी कि 7th पॉइंट जो है वो होता है अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब कि आपने जो अग्रीमेंट किया है वो आपकी कंट्री के लॉज के हिसाब से वॉइड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप जो हैं आप इंडिया में रहते हैं, आप किसी से गन खरीदना चाहते हैं, वो आपको देने के लिए अग्री कर रहा है, आप लेने के लिए अग्री कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंट्री के लॉज के हिसाब से एक नॉर्मल एवरेज इंसान गन नहीं रख सकता है, इट इज़ नॉट परमिसिबल बाय लॉ। तो आपका अग्रीमेंट जो है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही अग्रीमेंट किसी से अमेरिका में करें तो अमेरिका में एक नॉर्मल इंसान गन कैरी कर सकता है, तो वहाँ पे ये परमिसिबल है, तो उधर ये अग्रीमेंट पॉसिबल है। ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आपका जो अग्रीमेंट है वो सर्टन होना चाहिए, वेग या इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है ए, उसने कहा बी से कि मैं तुमको 100 टन्स ऑफ ऑयल दे दूंगा। अब उसने ये नहीं बताया कैसा ऑयल, कौन सा ऑयल, कौन से ऑयल की बात कर रहा है, ऑलिव ऑयल दे रहा है, मिट्टी का तेल दे रहा है, क्या दे रहा है, तो आपको नहीं पता है तो आपका अग्रीमेंट जो है वो अनसर्टेनिटी की वजह से वॉइड हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
मतलब आपने जो बात कही है, जो आपका अग्रीमेंट है, वो पॉसिबल भी तो होना चाहिए। अगर एक्ट जो है वो फिजिकली या लीगली इम्पॉसिबल है तो फिर वो वॉइड माना जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी। आपका एक्ट एटलीस्ट पॉसिबल होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए और लीगली भी। फॉर एग्जाम्पल ए जो है उसने बी से कह दिया कि तुम मुझको 20,000 रुपये दे दो और मैं तुम्हारी जो वाइफ है जिसकी डेथ हो चुकी है उसको वापस से ज़िंदा कर दूंगा। तो ये इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर आता है आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़। ये 9th और लास्ट पॉइंट है, लीगल फॉर्मेलिटीज़। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो, या तो स्पोकन होता है या रिटन होता है। अगर हम लीगल इफेक्ट्स की बात करें तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वैलिड होते हैं और वो लीगली इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करा जाता है। लेकिन पार्टीज़ के इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा राइटिंग में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपने किसी से स्पोकन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो बाद में मुकर जाए या कुछ चेंज कर दे, मिस रिप्रेजेंट करने लगे, तो आपको दिक्कत होगी फ्यूचर में। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है जब रिटन फॉर्म में होता है। अक्सर क्या होता है, दूसरी फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं जो कॉम्प्लाई करनी पड़ती हैं लीगली एनफोर्सेबल बनाने के लिए किसी भी अग्रीमेंट को। जैसे कि कुछ केसेस होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का उसको स्टैम्प करना ज़रूरी होता है, तो एक ये हो गया। या फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रिटन के साथ साथ रजिस्टर भी होना चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ ऐसा होता है कि अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हर कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो पूरी करनी ज़रूरी होती हैं। तो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन में हो, विटनेस के प्रेजेंस में हो, रजिस्टर्ड हो, मतलब जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो कंप्लाई होनी चाहिए, वरना ये सब नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फाइनली सब कुछ मैं जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ये चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, एक पार्टी ऑफ़र करे दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर ले। फिर होती है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, उन दोनों बंदों में एक लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन होनी चाहिए। फिर होता है लॉफुल कंसिडरेशन, जो कि होता है कि आपको इन रिटर्न दूसरी पार्टी कुछ दे, किसी अग्रीमेंट में एक दोनों ही बंदों का प्रॉफिट हो, दोनों का ही बेनिफिट हो, कुछ रिटर्न में भी मिले। फिर होता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, मतलब कि इन दोनों को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आने की वो होनी चाहिए कैपेबिलिटी, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। फिर होता है फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट, मतलब दोनों ही पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट की हर बात पे अग्री करना चाहिए। फिर होता है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट, मतलब जो अग्रीमेंट है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, इमोरल वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर होता है अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, आपका अग्रीमेंट जो आपकी कंट्री में लॉ एनफोर्स हो रहा है वो उसको वॉइड नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। फिर होता है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब आपका जो अग्रीमेंट है वो वेग नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मतलब कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, इम्पॉसिबल सा कुछ अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। और आपकी फिर फाइनली होता है लीगल फॉर्मेलिटीज़, हर अग्रीमेंट में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो ये आपके 9 एसेंशियल एलिमेंट्स थे फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये सब समझ आया हो। और इस वीडियो के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैंने लिंक डाल दी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।